सारन गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी प्यारे बच्चों का फिर से स्वागत है। बच्चों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एक बड़ा अच्छा टॉपिक है और इंटरेस्टिंग भी है बच्चों, इवोल्यूशन जिसको बोलते हैं हम लोग जैव विकास। ये जो चैप्टर हम लोग का है बच्चों हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस, जो आप लोग पढ़े थे ना, आनुवंशिकता और जैव विकास जो है उसमें एक सेक्शन बच्चों हम लोग पढ़ लिए। मतलब हेरिडिटी के बारे में तो हम लोग डिस्कस कर लिए, जो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने सेक्स डिटर्मिनेशन हम लोग पढ़ा था, लिंग निर्धारण के बारे में। उसके बाद का जो टॉपिक है वो जैव विकास है। इस टॉपिक के अंदर हम लोग बात करेंगे जैव विकास क्या है बच्चों, इवोल्यूशंस क्या है। इसके बाद इसमें हम लोग कुछ और बातें पढ़ेंगे, जैसे में जैव विकास के अंदर कुछ ऐसे अलग अलग ऑर्गन्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, जीवाश्म के बारे में, फॉसिल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जैसे में क्या बोलते हैं, समजात अंग के बारे में, होमोलोगस ऑर्गन के बारे में बात करेंगे, एनालोगस ऑर्गन के बारे में बात करेंगे, कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में बात करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं वैसा हमारे बॉडी का वैसा अंग जिसका अभी के डेट में कोई काम नहीं है, लेकिन वह हो सकता है कि हमारे पूर्वज में कुछ फंक्शनिंग कंडीशंस में रहा होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ के बारे में भी हम लोग बात करेंगे इसमें। इसके बाद कुछ वेरिएशंस के बारे में, कुछ जो हमारे शरीर के अंदर जो चेंजेस होता है बच्चों, जो कैरेक्टरिस्टिक्स में, जो जीन्स में जो बदलाव आता है, वो सब चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे बच्चों, ये जो इवोल्यूशंस है ये है क्या इवोल्यूशंस। तो देखो एक चीज तो आप लोग दिमाग में जानते हैं कि जहां कहीं भी सेक्सुअल वर्ड होता इस्तेमाल होता है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वहां पे वेरिएशन वर्ड आता है। क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चों, लैंगिक जनन में क्या होता है कि वेरिएशन होगा तब विभिन्नताएं जो होती है, और याद रखना कि वही जो विभिन्नताएं होती है, जो वेरिएशन होता है ना, एक बात हमेशा दिमाग में बैठा लो, वेरिएशंस के वजह से ही बच्चों इवोल्यूशन होता है, हम लोग कह सकते हैं वेरिएशन की वजह से ही इवोल्यूशन। क्योंकि क्या होता है वेरिएशंस में, वेरिएशन का मतलब क्या होता है, बदलाव आना, विभिन्नताएं। तो होता क्या है कि किसी भी पार्टिकुलर स्पेसीज के अंदर, प्रजाति में बच्चों, पहले लिटिल वेरिएशंस, थोड़ा थोड़ा वेरिएशंस होता है, और वह वेरिएशन होते 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 कुछ ज्यादा बदलाव आ जाता है। चलिए जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ आप लोगों को। लुक एट हियर ऑन दिस पिक्स, यहाँ पे इसको थोड़ा सा देखिए। सपोज करो बच्चों कि यहां पे हम लोग कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म ले लें। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर दिखाई देना चाहिए। देखिए मान लो सपोज करो बच्चों ये कोई स्पेसीज है, आसान भाषा में समझने के लिए, इससे ये इसका पहला जनरेशन हुआ। ये बच्चों क्या, इसी के जैसे जाहिर सी बात है, कोई भी स्पेसीज होगा, कुत्ता होगा तो कुत्ता के बच्चा को जन्म देगा, बिल्ली होगा तो बिल्ली के बच्चा को जन्म देगा। ठीक है, कोई भी प्रजाति हो, डजंट मैटर। तो सपोज करो कि ये कोई स्पेसीज है, कोई प्रजाति है, कोई ऑर्गेनिज्म है, इसके जो जनरेशन, इसके 2 बच्चे पैदा हुए, या जितना भी बच्चा पैदा हुआ डजंट मैटर, लेकिन उसमें से क्या हुआ, उसके अगले जनरेशंस में एक नया बच्चों कैरेक्टर उसमें ऐड हो गया। नया कैरेक्टर क्या ऐड हो गया, जैसे मान लीजिए एक नया कैरेक्टर बच्चों ऐड है कि ये हो गया। ठीक है, अब इसका फिर अगला जनरेशंस के बारे में अगर आप लोग बात करेंगे, अगला जनरेशन के बारे में, तो ये तो कैरेक्टर ऑलरेडी पहले से यहाँ पे आया हुआ है, दिस वन। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक और जीन्स में बदलाव की वजह से एक और उसके अंदर कुछ चेंजेस आ जाएगा बच्चों। इसका जो कमिंग जनरेशंस के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो ये 2 कैरेक्टर तो उसके अंदर पहले से है, ये है। नेक्स्ट जनरेशन में एक और कुछ नया इसमें ऐड कैरेक्टर हो गया बच्चों। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे, जब इससे आप लोग मिलाएंगे तो देखेंगे उससे तो बिल्कुल भिन्न हो गया। उसके अगला जनरेशन में जाइएगा तो हो सकता है बच्चों कैरेक्टर 1, कैरेक्टर 2, 3, 4। लेकिन यह जो चेंजेस होता है बच्चों, इसमें मैं क्या बताया, हजारों लाखों साल लग जाता है बच्चों इस वेरिएशंस में। और यही कारण कहा जाता है कि वेरिएशंस की वजह से ही बच्चों इवोल्यूशंस होता है। वेरिएशंस लीड्स टू इवोल्यूशंस। लेकिन यहाँ पे 2 शब्द मैं बताऊंगा, आप लोग दिमाग में रखिएगा। मैं एक वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, धीरे धीरे और अचानक। धीरे धीरे और अचानक, तो हमेशा दिमाग में रखिएगा, अगर धीरे धीरे बदलाव आ जाएगा तो वह होगा बच्चों इवोल्यूशंस। लेकिन अगर अचानक से बदलाव आ जाएगा, सडन चेंजेस इन द जेनेटिक कैरेक्टर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, दैट लीड्स टू म्यूटेशंस। एक होता है बच्चों उत्परिवर्तन। ये उत्परिवर्तन क्या है, आप लोग देखे होंगे ना, कोई इंसान है, उसका जो उंगली है 5 फिंगर, 5 की जगह 6 गो उंगली हो गया, इट इज कॉल्ड द म्यूटेशन।
किसी का माँ बाप का जो कान है बच्चों, माँ बाप का कान हैंगिंग लोब, ये जो ईयर लोब बोलते हैं, ये लटकने वाला है। लेकिन किसी का बच्चों मान लीजिएगा लटकने वाला चिपका हुआ है। माँ बाप का जो बाल है बच्चों नॉर्मल हेयर है ऐसे, और किसी बच्चे का बाल कर्ली हेयर हो गया। कोई बच्चा पैदा हुआ, उसका जो फिंगर है बच्चों वो सेपरेट ही नहीं है। तो बच्चा जब एबनॉर्मल कुछ पैदा होता है ना, कुछ अलग तरीके का कैरेक्टर लेकर आता है इंसान से कुछ हट के, तो बच्चों क्या होता है, उसको हम लोग म्यूटेशन बोलते हैं, उत्परिवर्तन बोलते हैं। तो ये दो बातें दिमाग में आप लोग को रखना है कि ग्रेजुअली चेंजेस इन द जेनेटिक कैरेक्टर, जीन्स के अंदर बच्चों धीरे धीरे जो बदलाव आता है वही बच्चों लेकर जाता है इवोल्यूशंस की तरफ। और अगर सडनली अगर कुछ अचानक से बदलाव आ जाता है, और वो कारण कुछ भी हो सकता है बच्चों, आप लोगों ने सुना भी होगा। जैसे में एक बात बताइए, सूरज की रोशनी में जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आता है यूवी रेस, वह यूवी रेस हमारे बॉडी के स्किन पे पड़ता है तो जेनेटिक चेंजेस की वजह से हम लोग कैंसर हो जाता है ड्यू टू म्यूटेशंस। किसके वजह से होता है वो? तो म्यूटेशन की वजह से होता है। तो बच्चों इतना बात याद रखना, बस दो टर्म्स, ग्रेजुअली चेंजेस मतलब धीरे धीरे चेंजेस इवोल्यूशन कराएगा, और अचानक चेंजेस अगर जीन्स के अंदर होगा, क्रोमोसोम्स के अंदर अगर अचानक चेंजेस हो जाएगा तो वह म्यूटेशन बच्चों उत्परिवर्तन कराएगा वो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कैरेक्टर में जो बदलाव आएगा। तो बच्चों जीन्स के अंदर बदलाव की वजह से जो कैरेक्टर का में जो चेंज होता है वो दो तरह का होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे जनरली आप लोग किताब में दिया हुआ है, एक उपार्जित लक्षण दिया हुआ है और आनुवांशिक लक्षण दिया हुआ है। तो क्या है बच्चों, मैं बता दूं आप लोगों को, याद ये रखना है कि एक होता है बच्चों एक्वायर्ड कैरेक्टर, एक्वायर्ड कैरेक्टर लक्षण हम लोग कह सकते हैं, फीचर्स। एक होता है बच्चों क्या, एक्वायर्ड का मतलब तो ये हो गया उपार्जित लक्षण हो गया। एक होता है बच्चों, दूसरा होता है आपका जेनेटिक कैरेक्टर, या उसी को हम लोग हेरेडिटी कैरेक्टर भी कह सकते हैं, हेरेडिटी लक्षण, अनुवांशिक, ठीक है। अब ये क्या है, तो सुनो, दो तरह का लक्षण, कौन सा लक्षण, कौन सा कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगा। तो आपको पता है, यहां समझ में आ रहा होगा कि सर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कभी भी कैरेक्टर जाएगा तो वो अनुवांशिक वाला जाएगा, जेनेटिक जाएगा, वो एक्वायर्ड कैरेक्टर नहीं जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई इंसान है, बॉडी जिम करके बॉडी बिल्डर बन गया, वो उसका जो बच्चा पैदा होगा क्या बॉडी बिल्डर पैदा होगा? नहीं। कोई बच्चों इंसान है, अगर सपोज करो शादी से पहले उसका एक्सीडेंट में कोई एक हाथ कट गया, और एक हाथ कटने के बाद उसका शादी ब्याह होगा, तो उसके जो बच्चा पैदा होगा वो क्या बिना हाथ वाला बच्चा पैदा होगा, उसका बेटा या बेटी? नहीं। तो ये क्या है, एक्वायर्ड कैरेक्टर है बच्चों। इस दुनिया में पैदा होने के बाद अगर आपके बॉडी के अंदर कोई भी अगर चेंजेस लाया जा रहा है जो कि बच्चों जेनेटिकली नहीं है, वो एक्वायर्ड इस दुनिया में आने के बाद अब हासिल किए हैं, वह दूसरे जनरेशन में बच्चों ट्रांसफर नहीं होता है। तो देखिए बच्चों क्या कहता है पहला पॉइंट, ये लक्षण जीवों द्वारा अपने जीवन में प्राप्त किया जाता है। ये जो लक्षण है बच्चों जीवों द्वारा अपने जीवन में, उसके लाइफ जो होता है बच्चों, उसके जिंदगी में वो लाइफ स्टाइल में बच्चों वो सब बदलाव उसके अंदर लाता है। लेकिन जस्ट अपोजिट देखो तो ये क्या कहता है, ये लक्षण जीवों की वंशानुगत प्राप्त होता है, मतलब उसके माँ बाप से प्राप्त होता है लक्षण। इनफैक्ट हम लोगों के अंदर देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक दैट कम्स फ्रॉम आवर पेरेंट्स। हम लोगों के बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जो हम लोगों के माँ बाप से बच्चों हम लोगों के अंदर आया है। दूसरा कैरेक्टर क्या कहता है बच्चों कि ये जनन कोशिकाओं के डीएनए में कोई अंतर नहीं लाते हैं, वह अगली पीढ़ी को वंशानुगत स्थानांतरित नहीं होते हैं। जाहिर सी बात है बच्चों, अरे एक्वायर्ड है ना। एगो तो साइंटिस्ट था बच्चों, एक चूहा के जनरेशन पे 19 जनरेशन तक बच्चों उसका पूंछ काटते रह गया था। वो किस लिए? ताकि पूंछ काट रहा है ताकि उसका बच्चा जो पैदा होगा वो पूंछ वाला होगा, बिना पूंछ वाला होगा। ऐसे ऐसे भी नमूने पड़े हैं, लिखा है एक्सपेरिमेंट के लिए, रिसर्च के लिए लोग किसी भी हद तक जाते हैं नया चीज हासिल करने के लिए, कुछ अचीवमेंट के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गया बच्चों, इसमें डीएनए का कोई रोल नहीं होता है, कोई इसके बाद उसमें वंशानुगत स्थानांतर बच्चों नहीं होता। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे वंशानुगत के बारे में, जेनेटिक्स के बारे में, तो कहता है कि ये जनन कोशिकाओं में घटित होते हैं, जनन कोशिकाओं में बच्चों घटित होते हैं तथा अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में बच्चों को क्या होता है, वो ट्रांसफर होते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है कि जैव विकास में सहायक नहीं है। जाहिर सी बात है बच्चों, इवोल्यूशन में इसका क्या रोल है? इसमें देयर इज नो एनी कंट्रीब्यूशन ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर इन द इवोल्यूशंस।
जैव विकास में इवोल्यूशन में बच्चों एक्वायर्ड कैरेक्टर का कोई रोल नहीं है, लेकिन इसका है, हेरिडिटी कैरेक्टर का है। कह रहा है कि जैव विकास में सहायक है। जाहिर सी बात है बच्चों, अरे जीन्स के अंदर ही ना धीरे धीरे जेनेटिक चेंजेस होता है, बदलाव होता है, वही ना बच्चों धीरे धीरे आगे जाकर इवोल्यूशन लाता है बच्चों। कैसे आप लोगों ने पढ़ा, आप लोग पढ़ेंगे किताबों में तो देखेंगे कि सबसे पहले प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इस पृथ्वी पर आया था। उसके बाद यूनिसेलुलर से बच्चों फिर उसके बाद इवोल्यूशन के कारण ही बच्चों उसमें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म अलग अलग आया। देखिए बच्चों एक बात दिमाग में बैठा लो, बहुत सारे पॉइंट पे बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग खामोश हो जाते हैं क्योंकि सवाल का जवाब हम लोगों के पास नहीं है। अगर कोई आज के डेट में कोई बच्चा किताब में तो लिखा हुआ है कि सबसे पहले स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया यूनिसेलुलर आया, ठीक है, इसके बाद फिर बाद में उसके अंदर चेंजेस आया, फिर वो मल्टीसेलुलर में बदला वो। तो सवाल एक ये है कि एक प्रोकैरियोटिक सेल से जिसके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं है, फिर वो मल्टीसेलुलर में कैसे कन्वर्ट हो गया? अच्छा, मल्टीसेलुलर में अगर हुआ भी होगा तो एक यूनिसेलुलर एक सिंगल सेल्स का बना हुआ है, और हम लोग के शरीर में बच्चों मिलियंस में क्या बोलते हैं वो, इसमें कोशिका है बच्चों। तो अब बताइए मिलियंस बिलियंस में जो इतने बड़े बड़े जो एनिमल्स ऑर्गेनिज्म बन गया, जब प्लांट्स बन गया, तो वो कैसे बन गया? तो बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं है, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग खामोश हो जाते हैं। हाँ, वो अलग चीज है बच्चों, गॉड ने वो जो क्रिएट किया है, जो बनाया है, ये सारी चीजें अलग अलग चीजें हैं, उसमें भी बच्चों हम लोग क्या करते हैं, गॉड की बनाई हुई चीजें अलग है, लेकिन इसके बावजूद भी साइंटिस्ट लोगों ने बहुत हद तक समझाने की कोशिश किया है। स्टडी में हम लोग क्योंकि करना है, पढ़ना है हम लोगों को, बिग बैंग थ्योरी है, स्पॉन्टेनियस, अलग अलग तरह का बच्चों थ्योरी है जो साइंटिस्ट लोगों ने बताने की कोशिश किया है कि सबसे पहले ओरिजिन ऑफ दिस यूनिवर्स, ब्रह्मांड बना। इसके बाद सेकेंड स्टेप में बच्चों ओरिजिन ऑफ अर्थ हुआ, ये पृथ्वी बना। तीसरा स्टेप में ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन दिस अर्थ, जीवन की उत्पत्ति यहाँ पे हुई हो, ठीक है। एक साइंटिस्ट तो कहा था कि जिंदगी की उत्पत्ति दूसरे स्पेस से, दूसरे जगह से स्पोर्स आया था बच्चों, बीजाणु स्पोर्स आया था, उससे नया ऑर्गेनिज्म बना हुआ है। कुछ लोगों ने कहा कि ये कैसे पॉसिबल है, उतना दूर से जब स्पेस, जब पृथ्वी पर जब आएगा स्पोर, तब तो रास्ता में फ्रिक्शन की वजह से उसको डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो टेम्परेचर की वजह से खत्म हो जाएगा। कुछ लोगों का कहना था कि जो बारिश के पानी हुई और जमीन के ऊपर जो मिट्टी था, उस मिट्टी जो मड होता है, मड गीला मिट्टी, उसी से अलग अलग तरह का ऑर्गेनिज्म, अलग अलग तरह का एनिमल्स वगैरह सब कुछ बना। ये पॉसिबल है क्या? इनके बातों को भी कैंसिल कर दिया गया, निगलेक्ट कर दिया गया वो। तो बहुत सारे लोग अपना अपना ओपिनियन दिए थे। कुछ चीजें हैं जो एक्सेप्टेबल होता है, बहुत सारी चीजें होता है जो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो एक तो ये हो गया बच्चों, आप लोग देख लिए, दो तरह का लक्षण होता है। याद हमेशा ये रखना है कि इवोल्यूशन के पीछे कारण ये कैरेक्टर होता है, जेनेटिक कैरेक्टर होता है बच्चों, डीएनए, क्रोमोसोम्स, इसके वजह से बच्चों इवोल्यूशन होता है, ठीक है। चलिए अब क्या है, ये कोई खास नहीं है। हाँ, एक और चीज यहाँ पे मैं ऊपर में देखा था, कुछ चीजें हैं यहाँ पे, जैसे में लाल भृंगों का समूह। अब ये क्या है बच्चों, इसमें थोड़ा समझ लीजिए आप लोग, मैं थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। मान लो बच्चों कोई इंसेक्ट है, आप लोग खुद से कॉमन सेंस अपना दिमाग लगाइए, छोड़िए किताब, मुझे समझिए बच्चों। मान लो कोई प्लांट्स है, कोई झाड़ी वगैरह है, कोई वहाँ पे सब पेड़ पौधा वगैरह है, वहाँ पे जो बीटल्स होता है ना, बीटल्स इंसेक्ट है, एक तरह का कीड़ा है। अगर सपोज करो कि लाल बीटल्स, रेड कलर का बीटल्स भी है और ग्रीन कलर का जो बीटल्स है वहां पे, तो इमेजिन करो कि कौन सा बीटल्स को चिड़िया के द्वारा आसानी से देखकर उसको खा जाएगा। तो आप लोग कहेंगे कि सर ग्रीन वाला तो दिखाई नहीं देगा चिड़िया को, क्योंकि ग्रीन वाला क्या पत्ता उत्ता पे बैठेगा तो ग्रीन में मैच कर जाएगा, दिखाई नहीं देगा। लेकिन रेड वाला जो होगा तो ड्यू टू कंट्रास्टिंग कलर, क्योंकि चमकेगा ना वो, तो दूर से ही बच्चों चिड़िया, बर्ड्स उसको देख लेगा, जाकर उसको खा जाएगा। तो खा जाएगा तो क्या होगा, लाल वाले का बच्चों क्या होगा, लाल वाले का पॉपुलेशन घट जाएगा बहुत तेजी से, और ग्रीन वाला का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि ग्रीन वाला को क्या होता है, वो पत्तों में छुप जाता है बच्चों, पत्तों से वो मैच कर जाता है, इसलिए वो दिखाई नहीं देता है, ठीक है। एक ये बातें हो गई। तो वही बात समझाने की कोशिश किया है, विकास में, जैव विकास में, वह निरंतर धीमी गति से होने वाला प्रक्रम, धीमी गति से होने वाला प्रक्रम जो हजारों करोड़ों वर्ष पूर्व जीवों में शुरू हुआ था, जिससे नई स्पेसीज का बच्चों उद्भव हुआ, नए प्रजाति बना। यहां पे समझाने की कोशिश किया है कि लाल भृगु का समूह, मतलब जो बीटल्स होता है ना बच्चों, सपोज करो कि
हाँ, अब सपोज करो कि जो बीटल्स जो होता है बच्चों, अब भृंगु का बीटल समझिए ना आप लोग, इंसेक्ट एक तरह का होता है। अब मान लीजिए रेड कलर का, देखिए लाल भृंगु का समूह है, एक पूरा ग्रुप है जिसमें बहुत सारे बच्चों रेड कलर का बीटल्स है, ठीक है। अब वो क्या होगा कि जनन के द्वारा रंग में परिवर्तन, जब रिप्रोडक्शन करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है उसके अंदर भी लैंगिक जनन होता है बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्या होगा, थोड़ा सा फोकस कीजिए आप लोग। जब जनन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तो वेरिएशन तो होगा ही होगा। तो उसमें क्या होगा कि सभी भृंग लाल होंगे लेकिन केवल एक हरा होगा। मान लीजिए कि एक कैसा हो गया, एक हरा हो गया, तो क्या होगा बच्चों इस कंडीशंस में, कौओं द्वारा लाल भृंग का लक्षण नहीं होगा, यहाँ पे भक्षण होगा, खा जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग लिखते हैं मतलब खाया जाएगा। तो कौओं द्वारा लाल भृंग का जो भक्षण किया जाएगा, ये गलत है, भक्षण होगा। भृंगों की संख्या में कमी, अब जाहिर सी बात है, एक बात बताइए, रेड वाला जो कलर होगा उसकी संख्या में तो कमी हो जाएगी। काहे कमी होगी कि रेड कलर का है ना, तो रेड कलर का है तब तो जाहिर सी बात है बच्चों, ऐसे कंडीशंस में कौवा हो गया या और भी अदर बर्ड्स हो गया, उसको आसानी से देख लेगा, हाँ वहां पे बैठा हुआ है, जाके खा जाएगा वो। लेकिन दूसरा एक और तो कंडीशन हो सकता है ना, अगर मान लीजिए बच्चों, सपोज करो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये तो लाल वाला आप लोग समझ गए कि कौवा के द्वारा भक्षण किया जाए, खाएगा तो भृंगों की संख्या में कमी हो जाएगा, घट जाएगा लाल वाला। लेकिन दूसरी तरफ देखिए तो एक भृंग जो हरा कलर का है, ग्रीन वाला, उसमें जनन जब होगा तो जाहिर सी बात है ग्रीन कलर का ज्यादा पॉपुलेशन होगा, तो संतति भृंग जो हरा होगा उसका जो बीटल्स होगा कैसा, ग्रीन कलर वाला होगा वो बीटल्स, ठीक है। अब क्या होगा, तो हरे भृंगों की जो झाड़ियों में मेल करना कौवों द्वारा भक्षण में कमी हो जाएगा, कम खाएगा वो। कारण क्या है, अब ग्रीन कलर का तो बीटल्स है, वो इंसेक्ट है ग्रीन कलर का, और ऑलरेडी उसका पत्ता भी जो झाड़ी वगैरह है वो भी ग्रीन कलर का है, तो मैच कर जाएगा, तो उस कौवा को दिखाई नहीं देगा। तो उससे क्या होगा बच्चों, तो हरा वाला जो बीटल्स है उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा वो। तो कहता है कि हरे भृंगों की संख्या में बढ़ोतरी हो जाएगी। क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ोतरी हो जाएगी। तो इसमें क्या अनुवांशिकता एवं छोड़िए, ये तो चैप्टर का नाम लिखा हुआ है। निष्कर्ष क्या निकला, आप लोग क्या देखे इससे, तो कहता है कि हरे बीटल्स जो होता है बच्चों, ग्रीन कलर का जो बीटल्स है को प्राकृतिक चयन का फायदा हुआ, प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन का फायदा हुआ, क्योंकि वे हरी झाड़ियों में दृश्य नहीं है, विजिबल नहीं है, नहीं दिखा कौवा के द्वारा। कह रहा है कि यह प्राकृतिक चयन कौवों द्वारा किया गया। किसके द्वारा, कौवा के द्वारा। कह रहा है कि प्राकृतिक चयन जो बीटल्स जो भृंग होता है बच्चों समष्टि में अनुकूल दर्शा रहा है। कैसा, अनुकूल दर्शा रहा है, जिससे समष्टि पर्यावरण में और अच्छी तरह से बच्चों रह सके वो, ठीक है। तो आप लोगों ने सुना भी होगा नेचुरल सिलेक्शंस के बारे में, एडेप्टेशन, नेचुरल सिलेक्शन, खैर आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एक स्थिति तो बच्चों ये था, दूसरा एक और कंडीशन दे रहा है यही बीटल्स के बारे में। वो क्या है भाई कंडीशंस, ये भी देख लीजिए, आपकी किताबों में दिया होगा। कहता है दूसरा केस 2 सेकंड कंडीशंस कि लाल रेड जो बीटल्स का समूह बच्चों है, कैसा, रेड बीटल्स का बच्चों, रेड बीटल्स का समूह है बहुत सारा, ठीक है। जनन जब होगा तो रंग में परिवर्तन होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सेक्सुअल लैंगिक जनन कर रहा है वो। तो उसमें क्या होगा कि सभी, कैसा है बच्चों, यहाँ पे लाल बीटल्स है, रेड बीटल्स, तो कह रहा है कि सभी भृंग कैसा होगा, लाल होगा, केवल एक नीला। एक कैसा हो गया, मान लीजिए बच्चों नीला। होगा क्या, जब इसमें जब जनन होगा तो लाल भृंगों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि सभी तो मैक्सिमम तो लाल है ना, तो उसके संख्या में बढ़ोतरी होगी। लेकिन दूसरी तरफ एक नीला भृंग तो है, अगर इसके अंदर जनन होगा तो नीले भृंगों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। ओके, अब यहां पे क्या होगा कि कौवे लाल तथा नीले भृंगों को पहचान कर खा जाते हैं। दोनों को पहचान कर बच्चों क्या करेंगे, नीले वालों को भी विजिबल होगा, रेड वालों को भी खा जाएंगे। अब होगा क्या, वहां पे दोनों खा जाएगा, नीला वाला को भी खा सकता है वो, रेड वाला को भी खा सकता है, तो भृंगों की संख्या में कमी आ जाती है। तो जितना पॉपुलेशन जो बीटल्स का है, जो भृंग का जो है वहां पे पॉपुलेशन, तो बड़ा तेजी से डिक्रीज कर जाएगा। वहां पे देख रहे थे ग्रीन वाला का पॉपुलेशन बढ़ जा रहा था, बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पे बच्चों आप लोग देखेंगे उसमें क्या कमी होगी, तो लाल भृंग जो होगा बच्चों नीले से
अधिक हो जाएगा, भृंगों की संख्या में कमी आती है। ठीक है, लाल भृंग नीले से अधिक, अच्छा इस कंडीशंस में कह रहा है कि लाल बच्चों इससे अधिक होगा। ठीक है, अब अगर अचानक हाथी आता है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अचानक हाथी आता है और बीटल सहित झाड़ी को रौंद देता है। अब आने के बाद बच्चों क्या करेगा कि जो झाड़ी है वो सबको पूरा तहस नहस, तो नेचुरल जो हैबिटाट है उस बीटल्स का जो रहने का जो जगह है उस जगह को ही अगर आप डिस्ट्रॉय कर दीजिएगा तो अब आप लोग बताइए, तो बहुत डिस्ट्रॉय करेगा तो कुछ बहुत पेड़ पौधा झाड़ी कुछ बच जाएगा, तो उसी पे जो भी बीटल्स जिंदा बचेगा सब उसी पे खाना पीना खाएगा सब, उसी से न्यूट्रिशन बड़ा हासिल करेगा सब, तो क्या होगा उसके हेल्थ पे तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो क्या होगा जब हाथी आके उसको बच्चों जब डिस्ट्रॉय करेगा रौंद देगा तो संयोग से नीले भृंग बच जाते हैं। कुछ ऐसे मान लीजिए नीले जो भृंग है वो बच गए तो क्या होगा, तो याद रखिएगा वो कमजोर हो जाएंगे। रंग परिवर्तन से अस्तित्व के लिए कोई लाभ नहीं मिला, यह संयोग ही था कि दुर्घटना के कारण एक रंग की भृंग समष्टि बच गई जिससे समष्टि का स्वरूप बदल गया बच्चों। अतः छोटी समष्टि में दुर्घटनाएं किसी जीन की आवृत्ति को प्रभावित कर सकती है, जबकि उनका उत्तरजीविता जो होता है बच्चों वो उसके हेतु कोई लाभ नहीं होता है। एक बात हमेशा एक और चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ आप लोगों को क्लियर, कि मान लीजिए बच्चों किसी भी नेचुरल हैबिटाट्स को जहाँ पे कोई स्पेसीज प्रजाति अगर रहता है, अगर इसको आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो उस स्पेसीज के पॉपुलेशंस पे भी असर पड़ता है, साथ साथ उस पॉपुलेशन उस स्पेसीज के हेल्थ पे भी असर पड़ता है। लेकिन वही से मान लीजिए जो बीटल्स जो खत्म कर दिया गया जहाँ पे रह रहा था हाथी के द्वारा, तो क्या होगा ऐसे कंडीशंस में, उस कंडीशंस में हमेशा याद रखिएगा कि जो बीटल्स होगा वो कमजोर हो जाएगा, उसका बॉडी का डेवलपमेंट बच्चों कम होगा। लेकिन वही अगर फिर से बारिश वगैरह आया, फिर से बच्चों झाड़ी वगैरह सब डेवलप कर गया, तो जो भी बीटल्स जो बचा हुआ है फिर से उसका जो अगला जो जनरेशन आएगा वो खा पी कर फिर पहले के जैसा बच्चों हो जाएगा वो। तो ये केस 2 था। ठीक है, तो इस तरीके से 2-3 आप लोग किताबों में बच्चों दिया होगा, आप लोग देख लीजिएगा, लक्षण में बता दिया था अभी। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये देख लीजिए, समजात अभिलक ये क्या होता है। चलिए मैं ही सब समझा दे रहा हूँ, जीवाश्म क्या होता है। देखिए बच्चों, इवोल्यूशंस के अंदर आप लोग के एग्जाम में 2 मार्क्स में कुछ क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन समजात अंग क्या होता है, असमजात अंग क्या होता है, इसको हेटेरोलोगस ऑर्गन या उसी को एनालोगस ऑर्गन बोलते हैं। इसके बाद बच्चों क्या होता है कि जीवाश्म क्या होता है, फॉसिल्स क्या होता है। तो ये सब के बारे में बहुत आसान भाषा में थोड़ा जल्दी में आप लोग समझ लीजिए। देखिए बच्चों, होमोलोगस ऑर्गन क्या होता है, सिंपल एकदम आसान भाषा में हम लोग बोलेंगे, इसको ऐसे रखिए, यहाँ पे जगह है हम लोग लिख लेंगे। एक होता है होमोलोगस ऑर्गन, एक होता है एनालोगस ऑर्गन, एक होता है तीन हुआ हुआ ना, एक के बारे में, 2 के बारे में समझ लीजिए, तीसरा के बारे में समझ लीजिए, फिर बाद में हम लोग फॉसिल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। फॉसिल्स क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं जीवाश्म। देखिए होमोलोगस ऑर्गन हम लोग बोलते हैं कि द ऑर्गन्स विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड ऑरिजिन बट डिफरेंट फंक्शन। तो इसको हम कुछ यूं तरीके से मैं आप लोगों को समझाने के लिए मैं बता सकता हूं कि स्ट्रक्चर एंड ऑरिजिन सेम, कैसा होगा, सेम होगा, लेकिन बच्चों क्या होगा, जो उसका फंक्शन होगा वह डिफरेंट होगा। एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को, मैं क्या बोल रहा हूं, होमोलोगस ऑर्गन को, समजात को, कि एक ऐसा अंग, एक ऐसा ऑर्गन्स
जो जिसका ओरिजिन और उसका स्ट्रक्चर बच्चों एक जैसा होगा, सेम रहेगा, लेकिन काम एक नहीं होगा। जैसे में हम लोग का हाथ देख लीजिए बच्चों, फॉरलिम्स इसको बोलते हैं। तो फॉरलिम्स में जो भी हम लोग का हाथ का है, तो वही मेढक का फॉरलिम्स देख लीजिए बच्चों, और अदर एनिमल्स बच्चों चीता वगैरह का देख लीजिए, तो सबका ऑर्गन का बनावट तो सेम है। ह्यूमरस है, रेडियस अल्ना है, कार्पल्स है, मेटाकार्पल्स है, फैलेंजेस है, लेकिन देखिए तो सबका काम अलग अलग है। इंसान के हाथ का काम अलग है, मेढक जो होता है फॉरलिम्स होता है, आगे वाला जंपिंग में अलग तरीके से मदद करता है, जो चीता होता है, या फिर बच्चों हम लोग बात करेंगे बैट, चमगादड़ वगैरह, उसमें भी होता है ये सारी चीजें। तो ऑरिजिन तो सेम है, लेकिन फंक्शन देखिए तो अलग अलग हो गया ना। तो ऐसे ऑर्गन्स को हम लोग बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन। दूसरा होता है, देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है, विभिन्न जीवों में यह अभिलक्षण जिनकी आधारभूत संरचना, जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है, आधारभूत संरचना लगभग एक समान होती है, यद्यपि विभिन्न जीवों में उनके कार्य भिन्न भिन्न अलग होते हैं। अलग अलग जीवों में उसका कार्य, उसका फंक्शन जो होगा बच्चों वो अलग अलग होगा। तो बस क्या कहेंगे आप लोग कि वैसा ऑर्गन जिसका उत्पत्ति, उसका स्ट्रक्चर जो होता है बच्चों, संरचना जो सेम होता है, लेकिन उसका जो कार्य होता है, उसका जो फंक्शन होता है वो अलग अलग होता है, वैसे अंग को हम लोग समजात अंग बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल बच्चों यहाँ पे देखिए, पंक्षियों, सरीसृप, जल, जल स्तर, ये सब स्तनधारियों के पदों की आधारभूत संरचना एक समान है, किंतु यह विभिन्न कशेरुकी के जीवों में बच्चों भिन्न भिन्न कार्य के लिए उत्तरदायी होता है वो। ठीक है, समजात अंग यह प्रदर्शित करते हैं कि इन अंगों के मूल उत्पत्ति एक ही प्रकार का होता है, पूर्वजों से हुई है, वह जैव विकास का प्रमाण होता है। ये भी इसका जरूरत नहीं है, यहाँ पे एग्जाम्पल जो मैं बताया हूँ आप लोग उसको दिमाग में रखिएगा। चलिए दूसरा हम लोग बात करेंगे, एनालोगस ऑर्गन क्या है। एनालोगस ऑर्गन उलट दो बच्चों, फंक्शन सेम, स्ट्रक्चर अलग। इसमें हम लोग क्या बात कर रहे थे कि स्ट्रक्चर कैसे था, स्ट्रक्चर सब सेम था, फंक्शन अलग था। लेकिन अब यहां पे हम लोग बात करेंगे कि सब स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन कमा उसका एक ही होगा। एक बात बताओ, तुम लोग दिमाग लगाओ, देखो तो विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ बैट, या विंग्स ऑफ बर्ड्स, चिड़िया का जो विंग्स होता है बच्चों, या बैट का, चमगादड़ का, या फिर हम लोग बात करेंगे वो एग्जांपल ले लीजिए, दूसरी तरफ ले लीजिए विंग्स ऑफ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई जिसमें तितली हो गया, इसके बाद बच्चों और मच्छर हो गया, बहुत सारा इंसेक्ट वगैरह हो गया। तो एक बात बताइए, उस सबका जो विंग्स होता है उड़ने के लिए, तो तितली भी तो उड़ने का काम करता है विंग से, चिड़िया भी उड़ने का काम होता है अपने विंग से, पंख से, लेकिन देखो तो दोनों का ओरिजिन देखो तो स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो बिल्कुल है, क्योंकि चिड़िया में क्या होगा, उसके पंख में भी हड्डी होता है, लेकिन क्या तितली के पंख में भी हड्डी होता है? तो देखो तो दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है ना, लेकिन फंक्शन तो सेम हो गया। तो याद रखिएगा लोग, द ऑर्गन्स विच हैव द सिमिलर फंक्शन बट origin structure is different, origin structure in different, वैसा अंग जो स्ट्रक्चर और ऑरिजिन तो भिन्न भिन्न रखते हैं अलग अलग, लेकिन उसका कार्य जो होता है बच्चों, फंक्शन जो होता है वो सेम होता है। देखिए क्या कहता है आपका किताब, वह अभिलक्षण जिनकी संरचना व संगठनों में अंतर होता है, मतलब स्ट्रक्चर में और ऑरिजिन में उसका अंतर होता है, सभी की उत्पत्ति भी समान नहीं होती, किंतु कार्य उसका एक समान होता है, फंक्शन जो होता है वो सेम होता है बच्चों। ठीक है, तो ये बातें होगी। देखिए पक्षी के अग्रपाद एवं चमगादड़ के अग्रपाद, ये भी यहाँ पे दे दिया हुआ है। अब कहता है जीवाश्म। जीवाश्म क्या है? जीवाश्म तो वही, अच्छा इससे पहले मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए। वेस्टिजियल ऑर्गन बड़ा ही बच्चों आसान है, ये आपके शरीर का वह अंग जिसका कोई काम आज के डेट में नहीं है। हमारा आप देखो तो यहाँ पे अपेंडिक्स होता है ना, हम लोग के एब्डोमिनल कैविटी में राइट लोअर एब्डोमिनल साइड में बच्चों, राइट एब्डोमिनल नीचे, जहाँ पे हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत बड़ी आंत आपस से मिलता है ना, वहीं पे होता है। तो अपेंडिक्स होता है बच्चों, क्या होता है आज के डेट में हम लोग कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन है, कोई काम नहीं है। इंसान में कोई बच्चा में क्या होता है कि एनल टेल, पोंछ निकल जाता है बच्चों, तो उसमें क्या होता है, वो भी वेस्टिजियल ऑर्गन है। और भी हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे अंग हैं बच्चों जिसका कोई काम आज के डेट में नहीं है, लेकिन कहा यह जाता है कि इट मे बी इन फंक्शनल कंडीशन इन एंसेस्टर टाइम। पूर्वज में हम लोगों का, आप लाखों साल बच्चों पहले चले जाइए, हम लोग पूर्वज में हो सकता है कि वो फंक्शनिंग कंडीशंस में रहा होगा, बट इन प्रेजेंट टाइम, इन मॉडर्न टाइम, इट इज नॉट इज फंक्शन।
आज के डेट में बच्चों फंक्शन में नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर कर दूं, जो बच्चे खासकर नीट वगैरह का मेडिकल की तैयारी करेंगे, आप जब बच्चों 11 12 की किताबों में जाएंगे, 11th क्लास की किताब आपका एक जगह लिखता है कि द वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स इज द वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, एकदम क्लियरली कहता है कि वेस्टिजियल ऑर्गन है वो। लेकिन जस्ट 12 क्लास की किताब में आप जाएंगे तो इम्यून सिस्टम में बच्चों एक टॉपिक है आप लोगों का 8वां नंबर चैप्टर एनसीईआरटी का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसमें एक इम्यूनिटी टॉपिक है, उसमें क्लियरली लिखता है कि दिस इज द लिम्फेटिक सिस्टम का ये पार्ट है। तो अब एक बात बताइए, यही एनसीईआरटी 11th क्लास कहता है कि ये वेस्टिजियल ऑर्गन है और 12th क्लास किताब कहता है कि नहीं, ये लिम्फेटिक सिस्टम का ये पार्ट है। तो याद रखिएगा हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गन्स है जिसका फंक्शनिंग कंडीशंस में नहीं है, काम नहीं है, लेकिन अगर डीपली कुछ बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो थोड़ा सा बच्चों उसका फंक्शंस रहता ही रहता है वो, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि आप लोगों को जानना है वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में, तो खैर उतना जान लीजिए। तो वेस्टिजियल ऑर्गन का एग्जांपल आप लोग अपेंडिक्स जनरली आप लोग रखिएगा, ठीक है। लेकिन ये बात जरूर याद रखिएगा कि भले आज के डेट में उसका कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन हाँ जब उसमें इन्फ्लामेशन सूजन वगैरह होता है तो इंसान का मौत तक पहुंचा देता है वो। उसमें जब सूजन वगैरह होता है तो कभी कभी बस्ट फट भी जाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है पूरे बॉडी में और इंसान डेथ कर जाता है वो। फॉसिल्स क्या है बच्चों? फॉसिल्स जिसको हिंदी में बोलते हैं जीवाश्म। बच्चों हजारों लाखों करोड़ों साल पहले जमीन के अंदर कोई भी अगर एनिमल्स हो या प्लांट्स वगैरह हो, जमीन के अंदर मरने के बाद, खत्म होने के बाद बच्चों, डेथ करने के बाद वो ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ये मिट्टी वगैरह सा ऊपर से ढक गया और जमीन के अंदर जो अवशेष पदार्थ जो बच जाता है ना, दैट इज कॉल्ड द जीवाश्म, दैट इज कॉल्ड द फॉसिल्स। जैसे पता है बच्चों डायनासोर हम लोगों ने नहीं देखा है, लेकिन किसी ने नहीं देखा है। इनफैक्ट डायनासोर के इस पृथ्वी से विलुप्त होने के कई हजारों लाखों साल बाद तो इंसान की उत्पत्ति इस पृथ्वी पर। लेकिन सवाल यह है कि डायनासोर पे हम लोग फिल्म कैसे बना देते हैं? डायनासोर के बारे में कैसे पता चला कि डायनासोर इस तरीके का है? तो बच्चों याद रखना कि जब जमीन का डिगिंग हो रहा था तो जमीन के डिगिंग के वक्त स्केलेटल सिस्टम मिला हम लोगों को हड्डी मिला। तो फिर हड्डी से पता चला कि अच्छा इस स्ट्रक्चर का भी इस पृथ्वी पर एनिमल्स पहले के जमाने में रहा था। तो कोई भी बच्चों प्लांट्स का कोयला वगैरह जो निकलता है, कोयला क्या है? एक तरह का जीवाश्म का पार्ट है बच्चों। लाखों साल बच्चों पहले जो अर्थक्वेक वगैरह, जमीन फट गया, पेड़ पौधा सब उसके अंदर चला गया, फिर धीरे धीरे बारिश वगैरह आया, पहाड़ का मिट्टी वगैरह सब कुछ बच्चों चला गया, वो गड्ढा जो था बच्चों भर गया। अब उसके अंदर जो मिट्टी, जो लकड़ी का जो पार्ट था वो सब क्या हो गया बच्चों? हाईली ऊपर प्रेशर की वजह से। जैसे आप लोग जाइए ना, आप लोग धनबाद वगैरह में कभी जाएंगे तो देखेंगे वहां पे जमीन के नीचे आज ही बच्चों वहां पे आग सुलगता है। बारिश वगैरह होती है, चंद मिनट में बच्चों सारा पानी फिर गर्दा हो रहा है वहां पे, क्योंकि जमीन के अंदर जो कोयला निकलता है आज भी आग लगा हुआ है वहां पे, ठीक है। अभी आप लोग इथोपिया में कहां पे देखे होंगे आप लोग, वोल्कन जो क्या बोलते हैं उसको, ज्वालामुखी जो फटता है वो, ठीक है, वो चीज हुआ है। तो जीवाश्म होता है एक्चुअल में जमीन के नीचे बच्चों सतह में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बचा हुआ जो अवशेष जो पदार्थ होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं फॉसिल्स। तो ये चीज हो गया। इसके बाद इस चैप्टर में बच्चों अब ज्यादा कुछ खास नहीं है, उनके विकास के संबंधों का प्रतिपादन ये सब कुछ आप लोग देख लीजिएगा। योग्यता के लिए आंखों का विकास, ये सब कोई बहुत ही कुछ एक्स्ट्रा एडवांस भी दे दिया है इस किताब में। चलो बच्चों आज आप लोगों के लिए इतना ही, इस टॉपिक में इतना ही रहा, ठीक है। अब नया चैप्टर मैं लेकर आऊंगा 1 से 2 दिन के बाद, फिर वो वीडियो आएगा। इतना के लिए बच्चों आज के लिए इतना ही रहा। बहुत जल्द आप लोगों का क्रैश कोर्स भी हम लोग लेकर आ रहे हैं वेरी सुन। हमको लगता है कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा क्रैश कोर्स, जो बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है। सब अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट के जो भी सर लोग हैं और काफी क्विक रिविजन करने वाले हैं उसमें, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग इससे फायदा आप लोग उठाएंगे क्रैश कोर्स से भी, और इससे तो खैर फायदा आप लोग उठा ही रहे हैं। चलिए ओके, ऑल द बेस्ट।